तो स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की इस क्लास में। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी साहित्य जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 2 है, उसमें हम हिंदी साहित्य जो पढ़ रहे हैं, है ना, उसके अंदर यूनिट 4 को हमने शुरू किया है। यूनिट 1 भाषा विज्ञान को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ आज हमने जो हम यहाँ वैचारिक पृष्ठभूमि की जो शुरुआत की थी, उसमें आज हम 6 नंबर की क्लास को शुरू करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे मनोविश्लेषणवाद, है ना। जो सिगमंड फ्रायड हैं, उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत दिया है, उसको हमारे हिंदी साहित्य में किस तरह से वरीयता दी गई है और किस तरह से उसको एक्सेप्ट किया गया है ना। कह सकते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उन्होंने किन किन ने इस सिद्धांत को, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत को अपनी रचनाओं में फॉलो किया है और अपनी रचनाओं के केंद्र में रखा है ना। क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में एक क्वेश्चन के तौर पर तुम्हें बताया था कि इसमें, इस यूनिट में हम राजनीतिक विचारधाराओं को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि राजनीतिक विचारधाराओं को हम क्यों पढ़ें जी, हैं? अब राजनीतिक विचारधाराओं को हम हिंदी साहित्य के बच्चे क्यों पढ़ें? हिंदी साहित्य के बच्चे राजनीतिक विचारधाराओं को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इन विचारधाराओं को केंद्र में रख करके, इन विचारधाराओं को फॉलो करते हुए हमारे हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य के जो कवि हैं, निबंधकार हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, इन सभी ने अपने केंद्र में, अपनी रचनाओं के केंद्र में किसी न किसी सिद्धांत को अपनाया है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था, मार्क्सवाद को पढ़ा था, मार्क्सवादी विचारधारा को, मार्क्सवादी विचारधारा को जो पढ़ा था, है ना। उससे पहले हमने पढ़ा था अंबेडकरवाद को, उससे पहले हमने पढ़ा था, उससे पहले हमने गांधीवाद दर्शन पढ़ा था। अब तो ये जो दर्शन है, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, तो गांधीवाद जो दर्शन है उसको कौन कौन अपनाता है ना। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये सब लोग गांधीवादी दर्शन को अपनाते हैं। जैसे कि आज हम बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद दर्शन। अब मनोविश्लेषणवाद दर्शन जो दिया था सिगमंड फ्रायड ने, है ना, साइकोलॉजिकली ये रहता है, ये क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल एक सिद्धांत है, थ्योरी है, जिसको हमारे जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जैसे कि मान के चलो उपन्यासकार में अगर हम देखें, जैनेन्द्र हैं, है ना, जैनेन्द्र हैं, ईलाचंद्र जोशी हैं, अज्ञेय हैं, डॉक्टर देवराज सिंह हैं। ये सब जो हैं, ये कौन है? ये मनोविश्लेषणवादी लेखक हैं, उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाओं में, इनके उपन्यासों के जो केंद्र में मिलेगा, इनके उपन्यास के केंद्र में क्या मिलेगा? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। किसका सिद्धांत मिलेगा बच्चा? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ठीक है, इसलिए हम इन विचारधाराओं को पढ़ते हैं ताकि हम उन रचनाओं को, उन उपन्यासों को अच्छी तरह से समझ सकें। शुरू करते हैं आज अपना जो सेशन है सिगमंड फ्रायड का। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, पहली क्लास के अंदर वैचारिक पृष्ठभूमि की जो पृष्ठभूमि है, उसको इतने डिटेल में पढ़ाया गया है, इतने डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन किया गया है कि तुमने YouTube के ऊपर अभी तक नहीं देखा होगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इतना डिटेल में पेपर 2 का जो सिलेबस है, जो बैच है, आप सभी ने नहीं देखा होगा, है ना। क्लासों में देरी जो आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप सभी साथियों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जितना ज्यादा तुम मुझे सपोर्ट करोगे, उतनी ही ज्यादा मैं तुम्हारे लिए यहां क्लास लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं क्लास को अंत तक देखोगे। और जो पुराने बच्चे हैं, उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लासें उन्होंने सभी देख रखी होंगी। नए बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासें देखना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, वैचारिक पृष्ठभूमि की 6 नंबर की क्लास को। ठीक है बच्चा, कौन सी क्लास को? 6 नंबर की क्लास को। ठीक है, शुरू करते हैं अपना सेशन सिगमंड फ्रायड को। ठीक है, ये सिगमंड फ्रायड साहब हैं जो कि
पीछे तुम्हें तस्वीर दिख रही होगी, है ना, सिगमंड फ्रायड साहब हैं। सिगमंड फ्रायड साहब का जो जन्म होता है, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चा, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सिगमंड फ्रायड का जन्म होता है 1856 में। कार्ल मार्क्स का जन्म जो बताया था मैंने, वो कितना बताया था, 1818, और कहां तक, 1883 तक। ये कार्ल मार्क्स का जन्म है, ठीक है, लेकिन सिगमंड फ्रायड का जन्म है ये 1856 और 1939। कितना बच्चा, 1856, 1939। मनोविश्लेषणवाद जो शब्द है वो अंग्रेजी के साइको यानी कि साइको एनालिसिस का हिंदी रूपांतरण है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, साइको एनालिसिस। क्या बोलते हैं बच्चा, साइको एनालिसिस, है ना। मनो, साइको का मतलब होता है मनो, विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं सिगमंड फ्रायड की, है ना। सिगमंड फ्रायड का जन्म होता है 1856 में, मृत्यु होती है 1939 में। कभी कभी इनका डेट भी तुमसे पूछ लेता है। कार्ल मार्क्स की डेट क्या है, कार्ल मार्क्स जन्म कहां लेते हैं, जर्मनी में लेते हैं 1818। कहां, 1818 जर्मनी। मृत्यु कब होती है, 1883। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां देखो थोड़ी सी बात पढ़ते हैं इनके बारे में, वो क्या है, कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। 19वीं सदी के अंतिम तथा 20वीं सदी की शुरुआत के एक शरीर विज्ञानी, क्या कह रहे हैं बच्चा, शरीर विज्ञानी या फिर चिकित्सक, है ना, डॉक्टर भी कह लो, है ना, चिकित्सक कह लो, मनोवैज्ञानिक भी हैं ये, ठीक है, और प्रभावशाली विचारक भी हैं। ठीक है, शुरुआत में जोसेफ ब्रेउर, है ना, जोसेफ ब्रेउर के साथ निकट सहयोग में काम करते हुए फ्रायड ने इस सिद्धांत को विस्तृत किया कि मन एक जटिल ऊर्जा प्रणाली है जिसकी संरचना जांच मनोविज्ञान का उचित प्रांत है। उन्होंने अचेतन शिशु कामुकता और दमन की अवधारणा को स्पष्ट और परिष्कृत किया। स्पष्ट किया मतलब क्लियर किया, है ना। परिष्कृत किया मतलब, परिष्कृत मतलब बहुत व्यापक किया, है ना। परिष्कृत बहुत व्यापक यानी कि बड़ा फैलाव दिया है। तो इसमें क्या क्या कहा गया है, यहां से हमें जो पॉइंट निकालने हैं वो क्या क्या पॉइंट निकालने हैं। एक पॉइंट निकालना है, इन्होंने इस सिद्धांत की जो शुरुआत की है वो किसके साथ मिलकर की है ना, जोसेफ ब्रेउर। किसके साथ बच्चा, जोसेफ ब्रेउर के साथ में मिलकर के इस सिद्धांत की शुरुआत करते हैं, बाद में अपना सेपरेट इस सिद्धांत को आगे चलाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यहां से निकल गया। अब बात करते हैं, ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है कि फ्रायड ने इस सिद्धांत को विस्तृत जो किया था, किसके ऊपर किया था, है ना, क्या बेस में रखा, केंद्र में क्या रखा, मन को रखा। किसको रखा बच्चा, मन को। किसको रखा बच्चा, मन को केंद्र में रखा। ठीक है, मन एक जटिल ऊर्जा प्रणाली है ना। मन क्या है, एक जटिल ऊर्जा प्रणाली है। इसको सिद्ध करने के लिए जटिल ऊर्जा प्रणाली नहीं देगा, तुमसे सीधा पूछेगा कि फ्रायड ने केंद्र में क्या रखा, मन को केंद्र में रखा। किसको रखा बच्चा, मन को केंद्र में रखा। ठीक है जी, अब बात करते हैं जिसकी संरचनात्मक जांच मनोविज्ञान का उचित प्रांत है। अब एक बात और आती है, जिसकी संरचनात्मक जांच क्या है। यहां से तुमसे पूछेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये पूछेगा, सिगमंड फ्रायड, क्या बच्चा, सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है ना, वो किस सब्जेक्ट के सिद्धांत पर चलता है। जैसे कि मान लो हमारा जो सिद्धांत है साइको एनालिसिस, ये चलता है किसके बच्चा, साइकोलॉजी के। किसके, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के। क्या बच्चा, मनोविज्ञान के। ठीक है, मनोविज्ञान के आधारित चलता है। ठीक है, उन्होंने अचेतन मन, अब ये अचेतन मन क्या है, अचेतन शिशु है, अचेतन शिशु कामुकता और दमन की अवधारणाओं को स्पष्ट किया है। अचेतन मन, देखो तीन चीजें आती हैं हमारे यहां पर सामने। अब मैं तुम्हें तीनों चीजों को लिख दे रहा हूं। अचेतन, एक तो आती है चेतन, ठीक है, चेतन, या फिर इसको बोलते हैं सचेतन। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज आती है अचेतन, अचेतन, और तीसरी आती है अर्धचेतन।
अर्ध चेतन। ठीक है, अब बात करते हैं चेतन। चेतन मन क्या है? चेतन मन क्या है? चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड। क्या बच्चा? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जब हमारा दिमाग या फिर हम खुद पूरे होशो हवास में होते हैं, हम जब पूरे होशो हवास में होते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ये सब क्या है? ये है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। क्या है ये? चेतन मन। जब हम पूरी होशो हवास में होते हैं, है ना, पूरे होशो हवास में होते हैं, मुझे करना क्या है, क्या मुझे नहीं करना है, तो ये सब क्या है? ये है चेतन मन। ठीक है, अब बात करते हैं अचेतन मन, है ना, बात करते हैं अचेतन मन। ठीक है बच्चा, यहां देखो बात करते हैं अचेतन मन की। अचेतन मन वो है जो चीज हमारे सामने है नहीं, है ना, वो चीज हमारे सामने है नहीं, लेकिन उसका जिक्र आते ही उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में बनने लगती है और हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलो, मैंने तुम्हारे सामने कहा कि भाई मेरा समोसे खाने का बहुत मन है, मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन है, पिज्जा खाने का बहुत मन है, बिरयानी खाने का बहुत मन है। अब ये चीजें मैं ले रहा हूं, लेकिन हमारे सामने अभी है नहीं, मैंने कहा है सिर्फ मेरा मन है। अब मैंने कहा मेरा मन है, ठीक है, अब वो चीजें मेरे भी दिमाग में चलने लगेंगी और तुम्हारे भी दिमाग में चलने लगेंगी कि अच्छा फोटो आने लगेगी समोसे की, पिज्जे की, बिरयानी की, है ना, वो चीज उसकी खुशबू हम फील करने लगेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब अचेतन मन में होती हैं। मतलब इसका ये है, जैसे कि हमने कोई चीज को अनुभव किया, हमने किसी चीज को एक्सपीरियंस में लिया, है ना, किसी चीज को हमने एक्सपीरियंस में लिया और वो चीज हमारे एक्सपीरियंस में आने के बाद में हम उसको छोड़ दें, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद में जब हम उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वो चीजें वैसी की वैसी हमारे दिमाग में आने लगती हैं। तो वो क्या है? अचेतन मन है। ठीक है, अचेतन मन है। और यहां पर अचेतन मन को, है ना, अभी एक चीज और करते हैं, पहले यहां देख लें अर्धचेतन। अर्धचेतन क्या है? अर्धचेतन वो होता है सबकॉन्शियस माइंड, इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये वो चीज होती है जब हम कोई चीज याद करते हैं, जैसे कि एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले हम बहुत सारा पढ़कर जाते हैं, है ना, बहुत सारा पढ़कर जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा पढ़ने के बाद उस समय हमें क्या लगता है, अरे यार मैं तो सब कुछ भूल गया, मेरे कुछ भी याद नहीं है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले, 10 दिन पहले तक ऐसे ही होता है ना कि यार मेरे पता नहीं याद है नहीं है, मेरे सब कुछ याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुका हूं, पढ़ा मैंने बहुत है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ याद नहीं है। लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं, क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही उसका आंसर हमारे दिमाग में आ जाता है, तो वो होता है अर्धचेतन मन। क्या होता है बच्चा? अर्धचेतन मन। भूली हुई बात को याद कर लेना, अर्धचेतन मन। किसी के बारे में सोचकर उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में छप जाना एक्सपीरियंस के द्वारा, वो होती है अचेतन मन। और जैसे कि मान लो जो हम रात को सपने देखते हैं ना, ख्वाब जो देखते हैं ना, ड्रीम्स जिसको बोलते हैं, वो होते हैं हमारे अचेतन मन में। कौन से बच्चा? अचेतन मन में। जो ख्वाब आते हैं हमें, वो ख्वाब जो आते हैं वो हमारी सोच के अकॉर्डिंग आते हैं। जो हम सोचते हैं, जैसा हम दिमाग में रखते हैं, वही चीजें हमें रात को दिखाई देती हैं ख्वाब के तौर पर। ये होता है अचेतन मन। किसी चीज को हम गहराई से सोच लें, है ना, किसी चीज को हम गहराई से सोच लें, वो गहराई से सोचने में या गहराई से उसका क्या कर रहे हैं, देख लें किसी को, तो वो हमारे अचेतन मन में चली जाती है। और जब हम रात को सोते हैं, वही चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, वही चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। और जो चीज हमारे दिमाग में चल रही होती है, जो चीज हमारी सोच में रहती है, वही चीज हमें रात को सपने में आती है। तो ये होता है अचेतन मन। जो ख्वाब होते हैं ना, जो सपने होते हैं, वो अचेतन मन में आते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई। अब इन बात को, इस अचेतन को ही, है ना, इस अचेतन को ही ध्यान में रखते हुए, बेस में रखते हुए सिगमंड फ्रायड ने शिशु कामुकता और दमन को क्या किया है, इसकी अवधारणाओं को स्पष्ट किया है।
सिगमंड फ्रायड कहते हैं जो काम है, जो काम इच्छाएं होती हैं, वो बचपन से ही बच्चे के अचेतन मन में होती हैं, बच्चे के अचेतन मन में होती हैं। लेकिन उन इच्छाओं को, उन काम इच्छाओं को समाज के द्वारा, ये समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, ईश्वर दंड देगा, है ना। तो इन सभी चीजों से, इन सभी के डर से उन सभी इच्छाओं का हम क्या करते हैं बच्चे, दमन करते हैं। क्या करते हैं? दमन करते हैं। क्या करते हैं? दमन करते हैं। यह कहना है सिगमंड फ्रायड का। जो काम इच्छाएं होती हैं वो शिशु के अंदर बचपन से ही होती हैं, है ना। शिशु के अंदर बचपन से ही होती हैं, इंसान के अंदर बचपन से होती हैं, शैशवावस्था से ही होती हैं, और उनको समाज के डर से, परिवार के डर से, ईश्वर के डर से उन सभी इच्छाओं को वो दबाता हुआ चलता है। जैसे जैसे हम उसको समझाते हैं, जैसे जैसा उसको हम पढ़ाते हैं, वो वैसे वैसे ही अपनी इच्छाओं को दबाता रहता है, दमन करने लगता है। और इन्हीं दमन क्रियाओं से एक बीमारी सामने आती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सभी बातों पर डिस्कस हो गया है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। अब यहां देखो, फ्रायड ने सम्मोहन क्रिया, है ना, कि हिप्नोटिज्म अथवा वार्तालाप में स्वच्छंद विचार साहचर्य से कई पुराने अनुभव पुनर्जीवित हो जाते हैं। काम वृत्ति और उसका अचेतन रूप से दमन इन अनुभवों का मूल कारण है। किसका? हिप्नोटिज्म। किसका बच्चा? हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म एक तरह की बीमारी है जो कि इन काम इच्छाओं को दबाने से, है ना, काम इच्छाओं को दबाने से, क्या, काम इच्छाओं को दबाने से ये हमारे शरीर में, ये हमारे मन में ये बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात? उत्पन्न होती है हिप्नोटिज्म। ठीक, इस चीज को लेकर के, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सिगमंड फ्रायड ने इन सभी सिद्धांतों को यहां दिया है और इन सभी चीजों को अपने सिद्धांत के कहां, केंद्र में रखा है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं। देखो, शैशवीय दमन काम वृत्ति वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिस पर सिगमंड फ्रायड पहुंचे हैं। इनका जो सिद्धांत है वो यही है, शैशवीय दमित काम वृत्ति, शैशवीय दमित काम वृत्ति। ठीक है बच्चा, शैशवीय दमित काम वृत्ति। अब इसको क्यों बोला है शैशवीय मतलब शैशव अवस्था, है ना, शैशव अवस्था, यानी जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उस समय ही उसके अंदर काम वृत्ति, काम इच्छाएं आती हैं। ठीक है, वो क्या आती हैं बच्चा? अब काम का मतलब समझ लो कुछ, ठीक है, ये होता है। ठीक, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि काम का अर्थ क्या है, तो ये अर्थ होता है। ठीक है, समझ जाओ। इन इच्छाओं को बच्चा बचपन से ही दबाता हुआ चलता है। ठीक है, इन इच्छाओं को बच्चा बचपन से ही दबाता हुआ चलता है और इनके दबाने से, है ना, सिगमंड फ्रायड जो बोलते हैं, सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जो मान लो बच्चे जो होते हैं, एक होती है गर्ल, है ना, और एक तरह का होता है बॉय। ठीक है, अब सिगमंड फ्रायड कहते हैं जो बॉय है, ठीक है, जो बॉय है उसकी इच्छाएं, बॉय की इच्छाएं, है ना, क्या होता है, वो बॉय का जो लगाव होता है, यानी कि जो बच्चा लड़का होता है ना, उसका लगाव अपनी मां की तरफ ज्यादा होता है और लड़के का लगाव अपने पिता की तरफ ज्यादा होता है। इसको कहते हैं, इनको दो नाम दिए हैं, है ना, इसको दो नाम दिए हैं किसने? सिगमंड फ्रायड ने। देखो, बॉय प्लस मदर, है ना, दोनों में तुमने देखा भी होगा, तुमने खुद भी प्रैक्टिकली भी देखा होगा, जो मां है वो अपने बच्चे से, अपने बच्चों में जो उसका बेटा होता है ना, उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना। इसी प्यार को सिगमंड फ्रायड ने दूसरी तरह से एक्सप्लेन किया है। सिगमंड फ्रायड ने इसी प्यार को, इसी
ममता को दूसरी तरह से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है ना। अब इसको क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है बच्चा बताओ, बॉय है और मदर, इसको दिया है ओडिपस, ओडिपस, ओडिपस नाम दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर गर्ल है तो गर्ल के बारे में बताया है, जो गर्ल का झुकाव जो होता है वो अपने फादर की तरफ ज्यादा होता है ना। कहां होता है बच्चा, या फिर यूं कहें कि फादर अपनी बेटी से, बेटे के मुकाबले बेटी से ज्यादा मोहब्बत करता है, ज्यादा उसको चाहता है, ज्यादा उससे प्यार करता है ना। तुमने खुद भी देखा होगा है ना कि अगर कोई बेटा है, बेटा कह रहा है कि पापा मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे क्लास लेनी होती है, ये होता है वो होता है, तो पापा पहले तो इग्नोर कर देंगे, ज्यादा कहेगा तो डांट भी पड़ सकती है। लेकिन अगर वही बेटी ने कहा है ना, बेटी ने कहा कि पापा मुझे मोबाइल चाहिए, अच्छा बेटा ठीक है बिल्कुल अभी अभी, तो इसको ये क्या है, ये नेचुरली भी है ना। बाप बेटी का प्यार होता है, लेकिन इस प्यार को सिगमंड फ्रायड ने कुछ और ही तरह से एक्सप्लेन किया है ना, कुछ और ही तरह से एक्सप्लेन किया है। अब यहां एक्सप्लेन क्यों किया है इन्होंने, एक इन्हें एग्जांपल मिलता है, इन्हें एक एग्जांपल मिलता है। और ओडिपस नाम क्यों दिया है, मां बेटे के प्यार को ओडिपस नाम क्यों दिया है सिगमंड फ्रायड ने। बात करते हैं प्राचीन काल की यूरोप की, ठीक है। यूरोप में एक सैनिक होता है ना, सैनिक तो बाद में होता है, पहले एक राजा रानी होते हैं, ठीक है। राजा और रानी, उनका एक बेटा होता है, उनका बेटा पैदा होता है, ठीक है। वो किसी कारणवश बचपन में ही उनका बेटा, राजा रानी का बेटा किसी कारणवश बचपन में ही उनसे बिछड़ जाता है ना, उनसे बिछड़ जाता है। और क्योंकि वो राजा का खून है, राजा का वंश है, तो राजाओं वाली हरकतें, राजाओं वाला तेज, राजाओं वाला गुस्सा, राजाओं वाली वीरता उसके अंदर होगी, है ना। भले ही वो पैदा होकर के पालन पोषण कहीं और हुआ है उसका, ठीक है, बचपन में ही किसी कारणवश वो बिछड़ जाता है और वो किसी दूसरे राजा के यहां पलता है, और वहां उस दूसरे राजा की सेना में वो भर्ती होता है, वहां का वो सेनापति हो जाता है, किसी दूसरे राजा के यहां सेनापति बन जाता है। और वो दूसरा राजा अपनी सेना को उस सेनापति यानी कि ओडिपस, है ना, वो बच्चा जो था, वो बच्चा जो एक राजा रानी का बच्चा था, बचपन में ही खो जाता है, वो ओडिपस होता है, उसका नाम ओडिपस होता है। और वो ओडिपस किसी दूसरे राजा के यहां सेनापति बन जाता है, क्योंकि उसमें वीरता थी, है ना, सेनापति बन जाता है। और दूसरा राजा सेनापति को उसकी अपनी सेना के साथ में उस ओडिपस के ही मां बाप के राज्य में भेजता है, उन पर आक्रमण करने के लिए। अब वो ओडिपस अपनी सेना को लेकर के अपने ही पिता के, हालांकि उसको पता नहीं है, अपने ही पिता के राज्य में जाकर के अपने पिता को हरा करके, उसका वध करके, है ना, अपने पिता को हराकर उसका वध करके अपनी ही माता से क्या करता है, विवाह करता है। हालांकि उसको पता नहीं है ना, उसको इस बात का पता नहीं है ना, इस बात का उसको पता नहीं है कि ये मेरी मां है, ठीक है, इस बात का उसको पता नहीं है कि ये मेरी मां है। और वो अपने पिता को हरा करके, उसका वध करके, और रानी से जो कि उसकी मां थी और मां है, उससे विवाह करता है, ठीक है। और इसी चीज ने, इसी के लिए इस नाम को, मतलब इस रिश्ते को सिगमंड फ्रायड ने ओडिपस कहा है। क्या कहा है, ओडिपस कहा है, ठीक है बच्चा, क्या कहा है, ओडिपस कहा है, ठीक है। अगर ये कहानी तुम्हें पढ़नी हो, ठीक है, तो नेट पर डाल लेना ओडिपस की कहानी, पूरी संपूर्ण कहानी तुम्हें मिल जाएगी। यहां ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करना इसके लिए उचित भी नहीं है, ठीक है। बस एक छोटी सी तुम्हारे लिए जानकारी बन जाए कि यहां क्यों, किस लिए कहा गया है। और यहां दूसरी चीज है कि गर्ल और फादर, इसके नाम क्या, इसे क्या नाम दिया है, इसे नाम दिया है इलेक्ट्रा। क्या कहा है बच्चा, इलेक्ट्रा, ठीक है। अब ये दो चीजें नाम होती हैं। अब जब वहां इसने देखा, फ्रायड ने देखा कि जब ओडिपस अपनी मां से विवाह करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है, लेकिन काम इच्छाएं उसके अंदर हैं, ठीक है, काम इच्छाएं उसके अंदर हैं। अब वो काम इच्छाएं हैं तभी तो उसने विवाह किया। अब जब बचपन से ही ये काम इच्छाएं बच्चे के, शिशु के अंदर बचपन से ही होती हैं,
लेकिन वो काम इच्छाएं दमित होती हैं जब परिवार में बच्चा रहता है तो मां की तरफ उसकी काम इच्छाएं नहीं जाती हैं, क्योंकि वो समाज के लिए, परिवार के लिए उनको दमन करता है, दबाता है। बहन के लिए वो इच्छाएं नहीं जाती हैं क्योंकि उनको वो दबाता है, दमन करता है। और इन्हीं लगातार दबाने से, और यहां तक के बाहर भी जब बच्चा बड़ा होता है, बाहर भी जब जाता है, किसी और को देख करके भी वो समाज के डर से, ईश्वर के डर से, परिवार के डर से, बदनामी के डर से बाहर भी जाकर के अपनी इच्छाओं को वो दबाता है। और जब लगातार ये काम इच्छाएं दमित होती रहती हैं, दमन होता रहता है, तो ये एक बीमारी का रूप लेते हैं जिसको बोला गया है हिप्नोटिज्म। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई है बात? बोलो, आ गई है समझ में या नहीं? तो यहां देखो दूसरा पॉइंट है कि उन्होंने इसे जीवन की इसी प्रेरणा शक्ति माना है। क्या? इन्होंने इसे जीवन की मुझी प्रेरक शक्ति माना है, और यह शिशु के जन्म से ही प्रक्रियाशील होती है, और इसका दर्शन मानव के समस्त व्यवहारों में अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टली रूप से होता है। इसके लिए लिबिडो शब्द प्रयुक्त करते हैं। ये जो दमित इच्छाएं होती हैं, दमित काम इच्छाएं होती हैं, इसके लिए सिगमंड फ्रायड लिबिडो शब्द यूज करते हैं। यहां से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द जो ये लिबिडो है, इसी से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नाम दिया गया है, किस शब्द से नामित किया गया है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। देखो यहां एक चीज है, देखो ये है कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। इन्होंने बताया है कि जैसे एक चीज देखी होगी तुमने, समुद्र के अंदर एक पहाड़ होता है ना, बीचों बीच पहाड़ होता है। अब वो पहाड़ जितना ऊपर है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा वो नीचे होता है समुद्र के ऊपर। जैसे कि यहां देखो, यहां दिख रहा है ना, यहां ये दिख रहा होगा, शायद मेरे पीछे आ रहा है ना, मैं हट जाता हूं। यहां देखो, ये पहाड़ का जो बर्फ का पहाड़ थोड़ा दिख रहा है ना, जितना ये ऊपर है उससे कहीं ज्यादा नीचे है, पानी के अंदर है ना, नीचे है। तो जो ऊपर है, छोटा सा भाग जो पानी से ऊपर दिखता है ना, वो है चेतन मन। क्या है बच्चा? वो है चेतन मन। ठीक है, वो है चेतन मन। और जो इसकी परछाई होती है, जो ऊपर निकला हुआ भाग है, उसी की कुछ परछाई भी होती है पानी के ऊपर, है ना, जो कि वो थोड़ी सी दूरी में होता है। यहां तक मान लो इसको ऐसे, इस तरह से, ये मान लो ये वाला, ये परछाई है। ठीक है, ये परछाई है। तो ये जो है, ये होता है क्या? सबकॉन्शियस माइंड। क्या होता है बच्चा? सबकॉन्शियस माइंड। और जो नीचे है, पूरा जो नीचे है, वो है अनकॉन्शियस माइंड। सबसे गंदा, है ना, सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें कहां होती हैं? अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में। काम वृत्ति कहां होती है? अचेतन मन में। ठीक है, काम इच्छाएं कहां आती हैं? अचेतन मन में। ठीक है, समझ में आ गई? और सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव करता है, सबसे ज्यादा जो विचलित करता है, सबसे ज्यादा जो इंसान को बहकाता है गलत काम के लिए, वो होता है अचेतन मन। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां कुछ इसमें परसेंटेज दी है, कहीं कहीं 5% मिलता है कि जो चेतन मन है वो संपूर्ण का 8% होता है ना, कहीं कहीं 5% भी होता है। और जो अर्ध चेतन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो 2% मिलता है ना, सबकॉन्शियस माइंड वो 2% मिलता है। और जो अचेतन मन है वो 90% मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं ये वैल्यू ऊपर नीचे भी होती है, हमें यहां वैल्यू से मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहां बताया है। फ्रायड ने 3 चीजें और दी हैं। क्या? ईगो ना, इड, ईगो और सुपर ईगो, यानी कि इदम अहम परम अहम, इदम अहम परा अहम। ठीक है, अब इसमें इदम क्या है? इदम यानी कि इड। जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटा होता है तो वो क्या कहता है? आई वांट, बस मुझे चाहिए। तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर में छोटे बच्चे होंगे, कोई चीज के लिए अगर वो जिद करते हैं ना, तो उसे चाहिए। बच्चे को खिलौना चाहिए तो चाहिए, मम्मा के पास, पापा के पास पैसा है या नहीं, उसे नहीं मतलब, उसे चाहिए तो चाहिए। खिलौना अच्छा लगा है, चाहिए। चीज अच्छी लगी है, खाने पीने के लिए कुछ चाहिए तो चाहिए। मार्केट में गया है, मम्मा के साथ टहल रहा है, उसे दिख गया कि हाँ मुझे खिलौना चाहिए, लेट जाएगा,
ठीक है, लेट जाएगा, रोने लगेगा कि बस लेके दो, दिलाओ दिलाओ दिलाओ, बिल्कुल भी नहीं मानेगा, हर तरह से वो कोशिश करेगा, एक जिद करेगा। इसको कहते हैं इदम, क्या, इड, इड कहते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इसको इड कहा है कि मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, है ना, मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए। ठीक है, बच्चा छोटा होता है, सुसु कर देता है, कितना भी समझा लो पैंट में नहीं करते, लेकिन करना है तो करना है। ठीक है, तो जहां उसको ये चीज आ जाती है कि मुझे चाहिए, और ये चीज कुछ बड़ों में भी होती है जो जिद्दी पना करते हैं कि बस मुझे ये चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। अब दूसरी बात आती है अहम, जो ईगो आती है ना, ईगो, यहां पर इज्जत की बात आ जाती है। ईगो हट गई, मेरी ईगो हट गया, मुझे ऐसा बोला, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, फिर तो हो गया काम। तो इसमें क्या होता है, आई विल, है ना, मैं कर लूंगा, क्या, मैं कर लूंगा। तुमने कैसे कहा कि तुमसे नहीं होगा, तुमने कैसे कहा कि तुमसे नहीं होगा, तुम पे नहीं हो पाएगा, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम पे नहीं हो पाएगा, है, ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम पे नहीं हो पाएगा। मैं कर लूंगा, आई विल, इसको कहते हैं अहम, ईगो, चाहे कैसे भी करना पड़े, अपनी ईगो के लिए काम करता है। यहां सभी लोगों में ये सब होता है ना, ये सब होता है, ये अधिकतर सबसे ज्यादा यही होता है बड़े होने के बाद में। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है परम अहम या सुपर ईगो, आई शुड, मैं कर सकता हूं। यह बहुत प्यारी चीज है, क्या है, मैं कर सकता हूं, है ना, मैं कर सकता हूं, आई शुड। तो ये क्या है, ये हर किसी में नहीं होती है, ये सुपर लगा हुआ है तो समझ लो सुपरमैन के पास ही है। ठीक है, ये होती है जो, जिनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, है ना, दुनियावी चीजों से कोई लोभ प्रेत नहीं होता, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, है ना। जैसे कि भक्ति करने वाले साधु संत होते हैं, है ना, सूफी संत होते हैं, ये सब क्या है, ये दुनियावी चीजों से इनको कोई लेना देना नहीं है, और इनमें भी कुछ ही लोगों में होते हैं। देखो यहां देखो, ये लोग बहुत कम होते हैं, जैसे कि, है ना, संत, मौलाना, पीर, जो पंडित, ये सब क्या होते हैं, दुनियावी चीजों से इनसे कोई मतलब नहीं होता, इनका लेना देना। ठीक है, तो ये क्या है, इन्हीं के अंदर एक चीज और आ जाती है ना, चलो उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया के बाद की बातों पर, जो दुनिया की बातें होती हैं उनसे अलग बातें करते हैं ये। ठीक है, इनको दुनियावी चीजों से बहुत कम लेना देना होता है, एकदम शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत स्वभाव, ना किसी से कुछ कहना, ना किसी से, बस समझाना है, समझ गया, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं, एकदम शांत स्वभाव। ठीक है बच्चा, यहां देखो, यहां फोटो से तुम समझ सकते हो, ठीक है, यहां इन फोटोज से तुम समझ सकते हो कि इड, इड दो सिंह निकले हुए हैं, जिसके इदम है, इदम के दो सिंह निकले हुए हैं, जिद्दी है ना, और ईगो वाला, ये रियलिटी होती है। असल में रियलिटी यही है, इंसान यही है बीच में जो है। ठीक है, रियलिटी ईगो वाला, ठीक है, और सुपर ईगो मोरालिटी है। क्या है, मोरालिटी है। जब इन सभी चीजों से, मोह भाव से, भंग से, सब चीज से इंसान परे हो जाता है, तो ये होता है सुपर ईगो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां देखो, इड के लिए कुछ चीजें और दिखाई गई हैं, है ना, उनको देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां कुछ चीजें हैं, जैसे कि शैशव के, यानी कि शैशव में और मन में, शैशव के मन में केवल इड ही विकसित रहता है, दमन का प्रश्न नहीं उठता, है ना। शैशव जब बच्चा होता है, बच्चे के मन में इड ही होता है, उसके अंदर दमन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे ना तो समाज की चिंता, ना परिवार की चिंता, है ना, उसे ना तो समाज की चिंता, ना परिवार की चिंता। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, उसे सामाजिक चीजों का, नैतिक मूल्यों का, पारिवारिक मूल्यों का सब कुछ पता चलने लगता है। तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है, तो उसी तरह से अपनी इन इच्छाओं को, है ना, इन इच्छाओं को, काम वृत्तियों को, काम इच्छाओं को दबाता रहता है, दमन करता रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है। ठीक है, तो यहां वही कहा गया है कि और नैतिक दबावों के कारण, नैतिक दबावों के मतलब क्या सही है क्या गलत है ना, क्या सही है क्या गलत है,
किसके प्रति मेरे अंदर ये इच्छाएं आनी चाहिए, किसके प्रति ये इच्छाएं नहीं आनी चाहिए, ये सही गलत जब वो पहचानने लगता है, यानी कि उसको कहा गया है नैतिक दबावों के कारण अहम ईगो तथा परम अहम या सुपर ईगो का विकास होने लगता है। बचपन में बच्चे के अंदर जो होता है, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर सिर्फ ईड होता है। अहम और परा अहम, ईगो और सुपर ईगो बाद में आता है जब उसे सही गलत की पहचान होने लगती है। ठीक है, यही फ्रायड ने कहा है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी काम इच्छाओं को, काम वृत्तियों को दबाने लगता है, वो उसको समझ में आने लगता है, उस समाज के अनुसार आपको खुद को बदलने लगता है कि किसको देखकर आनी चाहिए, है ना, किसे देखकर नहीं, कौन सही है कौन गलत है, यानी कि क्या चीज मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है। तो यहां सब उसके अंदर डेवलप होने लगता है ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, और स्वाभाविक काम इच्छाएं दमित होने लगती हैं। स्वाभाविक काम इच्छाएं, इसने बताया है कि जो काम इच्छाएं हैं वो बचपन से होती हैं, स्वाभाविक होती हैं, ईश्वर ने वो हमारे शरीर में डाली हैं, वो स्वाभाविक हैं, लेकिन समाज के अनुसार, है ना, समाज के नीति मूल्यों के अनुसार वो क्या होता है, वो दबती रहती हैं, दमित होने लगती हैं, और अचेतन मन का निर्माण इन दमित इच्छाओं से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चा, बदल जा भाई। यहां देखो एक चीज और है, शिशु की काम वृत्ति अपने माता पिता व भाई बहन की ओर प्रेरित होती है, किंतु नैतिक निषेधों के कारण, नैतिक यानी कि मोरल जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, सामाजिक जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, पारिवारिक जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनके कारण यह वृत्ति दमित होने लगती है या होती रहती है, और व्यक्ति के मन में कुंठाएं पैदा होती हैं। कुंठाएं मतलब हिप्नोटिज्म, कुंठाएं पैदा होती हैं, चिड़चिड़ापन पैदा होने लगता है, कुंठाएं पैदा होती हैं, है ना। क्या कहा है कि बच्चे के अंदर जो काम वृत्ति है ना, वो अपने माता पिता के, वह भाई बहन के प्रति होती हैं, प्रेरित होती हैं, है ना, प्रेरित होती हैं, किंतु नैतिक निषेधों के कारण ये वृत्तियां दमित होने लगती हैं। कौन कह रहा है इस बात को? सिगमंड फ्रायड। ठीक है, और व्यक्ति के मन में कुंठाएं पैदा हो जाती हैं। फ्रायड के सिद्धांत में ओडिपस कुंठा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स है ना, ओडिपस कॉम्प्लेक्स का विशेष महत्व है ना। इसमें जो विशेष महत्व दिया है वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स को दिया है, यानी कि बेटे का मां के प्रति जो झुकाव होता है, जो प्रेम होता है। ठीक है, और जो ग्रीक नायक, कहां का बच्चा? ग्रीक नायक, जो मैंने अभी कहानी बताई थी ना ओडिपस वाली, ग्रीक नायक ओडिपस जिसने अपने पिता की हत्या करके अपनी मां से विवाह कर लिया था, उसके नाम पर ओडिपस नाम दिया गया है। ठीक है, ये कहानी मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी। आगे चलते हैं। अब यहां देखो कि फ्रायड के अनुसार ये दमित वासनाएं तथा कुंठाएं साधारण स्वस्थ जीवन में भी अपने को व्यस्त करने का प्रयास करती रहती हैं, परंतु सुपर ईगो के द्वारा निर्मित प्रतिरोध के कारण अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट नहीं हो पाती हैं और कपट वेशों में व्यक्त होती हैं। कपट रूप जागृत और स्वप्न जीवन की भूलें हैं। क्या है? स्वप्न जीवन की भूलें हैं। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। क्या कहा है? जो स्वप्न है ना, स्वप्न जो है, जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, वो क्या है? वो हमारे जीवन की भूली हुई यादें हैं, है ना, जो हमारे सपने में, ख्वाब में आती रहती हैं। अधिक प्रबल होने पर कई मानसिक स्नायविक रोग हो जाते हैं, है ना। जब इनको बार बार दबाते रहते हैं ना इन इच्छाओं को, तो क्या होता है? मानसिक रोग हमारे शरीर में लग जाते हैं, जिसको हिस्टीरिया बोलते हैं, खंडित व्यक्तित्व बोलते हैं, है ना, खंडित व्यक्तित्व बोलते हैं। ठीक है, और अपराध भावना आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। सप्रयोजन होता है। क्या होता है? सप्रयोजन मतलब विद प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? छोटे से छोटा व्यवहार भी विद प्रैक्टिकल होता है। ठीक है बच्चा, क्या होता है? विद प्रैक्टिकल होता है। और विद प्रैक्टिकल होता, क्या कहा गया? विद प्रैक्टिकल होता है। मानसिक जीवन में कुछ भी अकारण या बिना वजह नहीं होता। ठीक है, निष्प्रयोजन नहीं होता, बिना वजह के नहीं होता है। ठीक है, प्रयोजन या प्रेरणा मुख्यतः कोई काम इच्छा होती है।
है ना, क्या होती है, कोई काम इच्छा होती है जिसे हम मनोविश्लेषण के द्वारा जी सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा, वहां चले जाना। ठीक है, वहां से तुम पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कि फ्रायड के विचारों का कला एवं साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब बात आती है अपने साहित्य की। अब तक फ्रायड का सिद्धांत हमने जान लिया है, यहां से हम देखते हैं कि कला और साहित्य उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से ही कला और धर्म दोनों का उद्भव होता है। साहित्य और कला का जन्म तब होता है जब दमित काम वासनाएं या दमित वासनाएं उदात्त रूप में अभिव्यक्ति पाती हैं, और साहित्य, कला, धर्म आदि सभी को फ्रायड संचित वासनाओं और प्रेरणाओं से उद्भूत मानता है। तो इसमें साहित्य में जो हमारे सामने नाम आते हैं ना, कौन आते हैं, जैनेन्द्र हैं, है ना, जैनेन्द्र। ठीक है, जोशी, इलाचंद्र जोशी। ठीक है, अज्ञेय, कौन बच्चा, अज्ञेय। अज्ञेय की तो सारी कविताएं, रचनाएं, सब कुछ तुम्हें बिल्कुल साफ साफ दिख जाएंगी। सबसे बड़ा उदाहरण इनका है शेखर एक जीवनी। पढ़ा है तुमने, शेखर एक जीवनी पढ़ा होगा, जो कि अपने सिलेबस में भी लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां से बात करते हैं इनके शिष्यों की। अल्फ्रेड एडलर, है ना, इनके शिष्य थे, जो कि फ्रायड के शिष्य थे। लेकिन क्या कहा है इन्होंने, कहा है कि जो फ्रायड हैं वो लिबिडो को बिना बात के, काम इच्छाओं को बिना बात के महत्व दे रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ काम इच्छाएं नहीं होती हैं, इतना महत्व लिबिडो को नहीं देना है, काम इच्छाओं को नहीं देना है, बाकी भी चीजें होती हैं। एडलर के मनोविज्ञान में लिबिडो अथवा काम वृत्ति से अधिक महत्व है अहम का, किसका, ईगो का। यानी कि इसने फ्रायड ने जो महत्व दिया है वो इड को दिया है। किसको दिया है, इड को, यानी कि इदम को। लेकिन इनके जो शिष्य हैं एडलर, वो कहते हैं अहम, ईगो है, ईगो आती है हमारे सामने सबसे ज्यादा। ठीक है, उनका मत है कि फ्रायड काम वृत्ति को अनावश्यक महत्व देते हैं। काम व्यक्ति के अतिरिक्त अहम की मांग भी मानसिक स्नायविक रोगों का मूल कारण हो सकती है। ईगो भी हो सकती है, कुछ लोग ईगो के अंदर, है ना, कुछ लोगों को तुमने देखा होगा वो अपनी ईगो को ज्यादा ही अपने दिल पर ले लेते हैं, और ईगो को ठेस ना पहुंचे, ईगो हट की, ये किया वो किया, उसके अनुसार बहुत सी चीजें करते रहते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। तो यहां भी मानसिक स्नायविक रोग हो जाते हैं। तो एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति ही प्रमुख है, काम वृत्ति नहीं। यहां से क्वेश्चन ये तुमसे पूछा जा सकता है ना, ये वाला कथन पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान में आत्मस्थापन की प्रवृत्ति ही प्रमुख है, काम वृत्ति नहीं। किसका कथन है, एडलर का। एडलर का कौन है, एडलर फ्रायड के, सिगमंड फ्रायड के शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं। हीनत्व कुंठा मानसिक स्नायविक रोगों का मूल कारण है। यथार्थ से संघर्ष के कारण व्यक्ति के आत्मस्थापन को संतुष्टि नहीं मिल पाती और उसमें हीन भावना विकसित हो जाती है। मतलब कहने का यह है कि जब व्यक्ति कोई काम करता है ना, कोई काम करता है व्यक्ति और वो बार बार कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो उसके अंदर भी उस काम को लेकर के हीन भावना आ जाती है और उससे मानसिक स्नायविक रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और स्टूडेंट है जुंग, कार्ल युंग या कार्ल जुंग इनको बोलते हैं। ठीक है, कार्ल युंग या कार्ल जुंग, कार्ल गुस्ताव जंग। ठीक है, जुंग भी फ्रायड के मत से असहमत थे कि जीवन की प्रमुख प्रेरक शक्ति काम वृत्ति है। ऐसा जुंग भी नहीं मानते थे। जुंग भी ये कहते थे कि ऐसा नहीं है, काम वृत्ति ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, जुंग ने लिबिडो शब्द का अधिक विस्तृत अर्थ लिया, जिसमें फ्रायड की काम वृत्ति और एडलर की आत्मस्थापन प्रवृत्ति दोनों ही आ जाती हैं। युंग ने क्या किया है, एडलर की जो आत्मस्थापन की वृत्ति है और फ्रायड की जो काम वृत्ति है, दोनों को जोड़ करके लिबिडो का अर्थ बताया है। ठीक है बच्चा, वह उसे जीवन की वह प्रारंभिक और सामान्य प्रेरक शक्ति मानते हैं जो मानव के सभी व्यवहारों में व्यक्त होती है। अब यहां
प्रभाव क्या है, मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव क्या है, प्रभाव किस किस पर पड़ता है। वो हिंदी साहित्य में ईलाचंद्र जोशी पर है ना, जैनेन्द्र पर, अज्ञे पर, डॉक्टर देशराज है ना, उन पर पड़ता है। उनके साहित्य में ये सब चीजें आती हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बच्चा, यहां तक आने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, यहां तक तुमने क्लास ली है तो इससे उम्मीद होती है, इससे पता चलता है कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर के कितने सीरियस हो। ठीक है बच्चा, तो अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने साथ जोड़ना है। ठीक है, जितना ज्यादा तुम परिवार को बड़ा करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी मेरे अंदर आएगी, उतना ही ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा, है ना, और वही से तुम्हारी क्लासें लगातार चलती रहेंगी। ठीक है, बीच में क्लास खंडित हो जाने का कारण यही है कि रेस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, तो मन भी नहीं था। ठीक है, आज भी मन नहीं था, लेकिन मैंने ले ली है क्लास, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।